हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इतिहास का सिलेबस टॉपिक बाय टॉपिक चल रहा है, तो आज का जो टॉपिक है वह है विदेशी आक्रमण। इसके पहले आपने देखा था मगध के उत्कर्ष से संबंधित जो वीडियो मैंने अपलोड किया था। उम्मीद है आप सभी ने देखा होगा और बहुत पसंद भी आया होगा। जिन लोगों ने ना देखा हो तो वह इसके पहले के वीडियो को अवश्य देख लें, तब ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो इतिहास का सिलेबस चल रहा है ये लगातार टॉपिक बाय टॉपिक एक क्रमबद्ध रूप में कहानी की तरह चल रहा है। तो इसमें जब एक कहानी की तरह आप इसके सभी वीडियो को देखेंगे तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके अतिरिक्त भी समझ में आ जाएगा, लेकिन यदि आप पूरे वीडियो को एक क्रम से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक है विदेशियों का आक्रमण, यानी भारत पर विदेशियों का आक्रमण किस प्रकार से हुआ था उससे संबंधित आज का वीडियो है। इसके पहले आपने देखा था मगध का उत्कर्ष। मगध के उत्कर्ष में मुख्य रूप से 4 वंशों को आपने देखा था। पहला हर्यक वंश जिसकी चर्चा हो चुकी है, और दूसरा आपने शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश और चौथा था मौर्य वंश। लेकिन मौर्य वंश को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको विदेशी आक्रमण को देखना होगा, क्योंकि मौर्य वंश की उत्पत्ति के पहले उस समय जब आपका नंद वंश चल रहा था तो नंद वंश के अंतिम समय में आपका विदेशियों का आक्रमण होता है। तो उनका आक्रमण किस प्रकार से होता है, क्योंकि वहाँ से भी कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, इसलिए सबसे पहले विदेशी आक्रमण पर चर्चा करते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी टॉपिक पर। तो जैसा कि मैंने आपको सामने लिख रखा है विदेशियों का आक्रमण, तो विदेशियों में जो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कई प्रश्न, सबसे पहले भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुआ था वह ईरानी आक्रमण हुआ था। यानी सबसे पहले प्रश्न बन जाता है कि भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसका हुआ, तो ईरानियों का हुआ था। अब उनसे बनने वाले सभी प्रश्नों पर देखते हैं। तो पहला जो आक्रमण रहा वह ईरानी का आक्रमण रहा। तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण तो ईरान में एक हखमनी वंश चल रहा था। हखमनी वंश ने भारत पर आक्रमण किया था। तो भारत पर प्रथम विदेशी किस वंश ने आक्रमण किया, तो हखमनी वंश ने आक्रमण किया। प्रथम बार जो आक्रमण किया तो प्रथम आक्रमण साइरस सेकंड ने किया था 558 बीसी से 529 बीसी के अंतर्गत। इसके मध्य में प्रथम आक्रमण साइरस सेकंड ने किया था, परंतु यह आक्रमण किया परंतु यह असफल रहा था। कहा जाता है जो ईरानियों ने आक्रमण किया था तो वह ईरानियों ने ये जो आपका रेगिस्तान पड़ता है तो रेगिस्तान से होते हुए भारत की ओर बढ़े और बढ़ करके इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो पहला जो आक्रमण वह साइरस सेकंड का रहा, लेकिन यह असफल हो जाता है। उसके बाद में ईरानी प्रथम सफल जो आक्रमण रहा वह डेरियस, जिसे दारा फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रथम सफल आक्रमण किसका रहा, डेरियस का रहा। डेरियस को दारा फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पश्चिमी क्षेत्र, जो आपका पश्चिमी क्षेत्र पड़ जाता है गांधार क्षेत्र, जो वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र जो गांधार था, गांधार पर ईरानियों ने अपना अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद में वहाँ से क्या हुआ, लेकिन ये जो ईरानी आक्रमण था ये ज़्यादा दिन तक सफल नहीं हो पाया, और उसके बाद में यह क्या होता है तो ये वापस पुनः चले जाते हैं, अर्थात गांधार पर अधिकार कर लिया। लेकिन इनका जो आक्रमण रहा ये ज़्यादा दिन तक सफल नहीं रह पाता है, या ज़्यादा दिन तक अपना अधिकार नहीं जमा पाते हैं और ये पुनः वापस चले जाते हैं। उसके बाद में ईरानी जो आक्रमण रहा उनसे क्या प्रभाव पड़ा भारत पर, उस पर देखते हैं। तो ईरानी जो आरमाइक लिपि थी, जो ईरान की आरमाइक लिपि थी, आरमाइक लिपि से भारत में खरोष्टी लिपि का उदय हुआ। तो पूछ लिया जाता है कि ईरान से आने वाली कौन सी लिपि है, तो खरोष्टी लिपि है। जो ईरान के आरमाइक लिपि से उत्पत्ति हुई है उसकी उत्पत्ति जो हुई वह खरोष्टी, और खरोष्टी लिपि का जो प्रचलन भारत में है वह कहाँ से आया है, तो वह ईरान से आया है। यह भी प्रश्न बन जाता है। उसके बाद में यहाँ पे जैसा कि मैंने इसके पहले ही बताया अधिक दिन तक यह चल नहीं पाया, क्योंकि इनका जो पतन था वह ईरान में, यानी ये जो हखमनी वंश था ईरान में ही इस वंश का पतन हो गया था। अब जानते हैं जब इसकी मूल संरचना का ही पतन हो गया तो फिर ये इसी वजह से भारत में ये सफल नहीं हो पाया और चल नहीं पाया। और उसके बाद में फिर द्वितीय आक्रमण देते हैं। तो भारत पर जो द्वितीय आक्रमण हुआ वह यूनानियों का आक्रमण हुआ। तो भारत पर द्वितीय आक्रमण किसका हुआ, यूनानियों का आक्रमण हुआ। और यूनानियों में किसने आक्रमण किया, तो सिकंदर ने आक्रमण किया था, यानी यूनान का सिकंदर था। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 बीसी में। तो पूछ लिया जाता है
कि जो सिकंदर था ये किस देश से आया था, तो ये यूनानी क्षेत्र का निवासी था, ये यूनान का था और यह भारत पर आक्रमण इसने कब किया था, 326 BC में इसने किया था। उसके बाद में सिकंदर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चलते हैं। जैसे सिकंदर के पिता, तो सिकंदर के पिता थे, उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था फिलिप, अर्थात सिकंदर जो था ये फिलिप का पुत्र था। और जो फिलिप थे इनको यूनान में 359 BC में मकदूनिया जो क्षेत्र पड़ता है यूनान में, मकदूनिया क्षेत्र का शासक चुना गया था। अर्थात सिकंदर के जो पिता फिलिप थे इनको यूनान के मकदूनिया क्षेत्र का शासक चुना गया था और उसी समय उनकी हत्या कर दी गई 329 BC में। 329 BC में सिकंदर के पिता फिलिप की हत्या कर दी गई यूनान में। जब हत्या कर दी गई उस समय जो सिकंदर था यह 20 वर्ष का था, तो 20 वर्ष की अवस्था में ही इसने शासन की बागडोर संभाल ली। तो वही 329 BC में 20 वर्ष की आयु में सिकंदर शासक बन गया। और इनके सिकंदर के जो गुरु थे, गुरु का नाम क्या था, तो गुरु थे इनके अरस्तु। ये भी पूछ लिया जाता है सिकंदर के गुरु का क्या नाम था, तो गुरु थे इनके अरस्तु। और अपने गुरु से सिकंदर ने अपने गुरु से विश्व विजेता बनने की इच्छा जाहिर की और उनसे कहा कि हम विश्व विजेता बनना चाहते हैं, तो इसलिए इसने आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो लिखा है गुरु अरस्तु थे इनके और विश्व विजेता बनने की इसने इच्छा जाहिर की थी अपने गुरु से और उनकी स्वीकृति ली और उनसे आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेकर के यह आक्रमण करना शुरू करता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो 326 ईस्वी में अपने गुरु से आज्ञा लेकर के, अरस्तु से आज्ञा लेकर के 326 BC में हिंदूकश पर्वत पार करके, यह हिंदूकश पर्वत पार करके आता है और हिंदूकश पर्वत पार करके यह भारत पर तक्षशिला का जो क्षेत्र था, जो ये भी गंधार क्षेत्र में पड़ता है, तो तक्षशिला के जो शासक थे उनका नाम था आम्भी, जो कि आम्भी पर इसने अपना आक्रमण किया। लेकिन जो आम्भी थे वह जो शासक आम्भी थे, आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया, अर्थात उन्होंने कह दिया कि सिकंदर हम आपसे आक्रमण नहीं करना चाहते हैं, आपके सामने हम आत्मसमर्पण करते हैं और यदि आप भारत में आक्रमण करना चाहते हैं तो हम आपका उसमें सहयोग देंगे। आप देखेंगे कि जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र था, जिन क्षेत्रों से भारत पर आक्रमण होने की पूरी आशंकाएं रहती थी, उन क्षेत्रों में, उन तटीय क्षेत्रों में, अर्थात भारत के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र थे, उन पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में जो राजा थे, जो तटीय क्षेत्र के, तो वह राजा जो थे वह बहुत दुर्बल प्रवृत्ति के राजा वहाँ पे थे जिनका शासन चल रहा था। तो दुर्बल होने की वजह से ही भारत पर आक्रमण विदेशियों का संभव हो पाया है, क्योंकि अगर वह प्रबल होते और वह हर प्रकार से अगर मजबूत होते तो विदेशियों का आक्रमण यदि होता तो वह वहीं पर उनको जवाब दे देते और वह विदेशी वहीं से वापस हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं था। जो पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर जो शासन कर रहे थे, जो शासक थे, वह सभी कमज़ोर टाइप के थे, तो इसलिए विदेशियों का भारत के अंदर प्रवेश होना एक आसान बात हो गई थी। तो जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र में जो तक्षशिला पड़ता, तक्षशिला के राजा जो आम्भी थे, आम्भी पर आक्रमण किया, लेकिन आम्भी ने क्या कर दिया, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर का सहयोग करने की इन्होंने स्वीकृति दे दी, यानी कहा कि हम आपका सहयोग करेंगे। उसके बाद में जब सहयोग मिल गया सिकंदर को, अब सिकंदर का जो उत्साह था वह और ज़्यादा बढ़ गया और वह फिर अगला आक्रमण अपना करता है पंजाब। पंजाब के जो शासक थे पोरस के ऊपर, पोरस कहीं पुरु भी लिखा होता है, तो पंजाब के शासक जो पोरस थे, पोरस पर इसने आक्रमण कर दिया और जो आक्रमण किया वह रावी और झेलम नदी जो पड़ती है, इनके मध्य में, इन लोगों के मध्य संघर्ष चला और संघर्ष इतना चला, जो शासक पोरस थे, पोरस ने डट कर इनका सामना किया और बहुत वीरता के साथ इनका सामना किया। और लेकिन अंत में क्या हुआ, अंततः पोरस जो है वह परास्त हो गया। लेकिन सिकंदर ने इसकी वीरता को देख करके, कि इसने आत्मसमर्पण नहीं किया बल्कि डट कर मेरा सामना किया है, तो इसकी वीरता अर्थात पोरस की वीरता को देख करके सिकंदर ने क्या किया, इनका जो शासन था, जो सत्ता थी, वह पूरी वापस कर दी, यानी इनका राजपाट जो था वह पूरा इनको सौंप दिया। लेकिन इस शर्त पर सौंपा कि यदि आप हमारी भारत के अन्य जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आक्रमण करने पर यदि आप हमारा सहयोग देंगे तो हम आपका राजपाट वापस कर देते हैं। तो इन्होंने पूरा शासन इसका वापस कर दिया और वापस करने के बाद में उसे सहयोग प्रदान कर लिया। अब सिकंदर का जो अगला आक्रमण था वह अगले क्षेत्रों पर, भारत के अन्य क्षेत्रों पर इसका आक्रमण बढ़ रहा था। लेकिन आगे पड़ती है ब्यास नदी जब पार करने की
समय आता है तो पार करते समय इनकी जो सेना थी, जो सिकंदर की सेना थी, वह सिकंदर की सेना ने अपने कदम पीछे खींच लिए और खींच करके मना कर दिया कि हम ब्यास नदी को पार नहीं कर सकते हैं। क्यों मना कर दिया? तो बताया जाता है कि इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वह एक तो काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रही थी। संघर्ष करते समय वह सभी जो भोजन की व्यवस्था थी वह इतनी व्यवस्थित रूप में नहीं कर पा रहे थे। भोजन उनको अच्छा और व्यवस्थित नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से वह कमज़ोर हो चुके थे। और कहा जाता है कुछ सेनाओं में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको अपने घर की, अपने परिवार की याद आ रही थी। तो इसलिए इन सभी से जो सैनिक थे वह सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और मना करने के बाद में वहीं से सेना ने वापसी करने का मूड बना लिया। तो 19 माह रुका, इसलिए सिकंदर भारत में 19 माह रुका और 19 महीने रुकने के बाद में 325 बीसी में यह वापस जाने का इसने निश्चय कर लिया और वापस जाता है। तो वापस जाते समय ये इसकी सिकंदर की बेबीलोन पड़ता है, तो बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 323 बीसी में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। और कहा जाता है वापस जाते समय सिकंदर ने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया था। 2 भागों में बांट करके अपनी सेना को यानी यूनान वापस भेजने के लिए अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया। कौन से 2 भागों में? तो एक, जैसे कि आप जानते हैं ये भारत है, इधर आपका पड़ जाता है, इस साइड आपका अरब सागर पड़ जाता है और इस साइड में आपका पड़ जाता है बंगाल की खाड़ी। तो उसने कहा कि कुछ लोग थल के माध्यम से चलेंगे और कुछ लोग जल के द्वारा जाएंगे, यानी जली मार्ग कुछ लोग तय करेंगे और आधी सेना इनकी थल मार्ग से जाएगी। तो इसलिए सेना को 2 भागों में विभाजित कर दिया। तो थल सेना थी तो थल सेना का नेतृत्व स्वयं सिकंदर कर रहा था और लेकर के चल दिया। यूनान के क्षेत्र में बेबीलोन पड़ता है, यूनान के क्षेत्र बेबीलोन में ही इसकी क्या होता है 323 बीसी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और जो दूसरी सेना थी वह थी जल सेना। जल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वह निर्याकस कर रहा था, जो इसका साथ में आया था जब आक्रमण करते समय। जो यूनान से इसका साथी था निर्याकस जो था वह जो सेना थी, जल सेना का नेतृत्व निर्याकस कर रहा था, जो सिकंदर का साथी था। उसके बाद में पंजाब के क्षेत्र जो इसने जीता था, पंजाब का क्षेत्र इसका एक और जो साथी था सेल्यूकस को यह सौंप कर चला जाता है। अर्थात जो सिकंदर था वह पंजाब के क्षेत्र जिसने विजित किया था उस विजित क्षेत्र को सेल्यूकस को सौंप करके चला जाता है कि सेल्यूकस आप इसका राजपाट देखिए, इसको संभालिए, इसका शासन सत्ता संभालिए और हम वापस जाते हैं। तो यह सेल्यूकस को पंजाब का क्षेत्र सौंप कर चला गया। अब जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसके आक्रमण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके प्रभाव के बारे में जानते हैं। तो प्रभाव से क्या, तो क्योंकि गांधार क्षेत्र में इसने सबसे पहले आक्रमण किया था, वहीं पर अधिकार किया, तो गांधार जो शैली थी इसने गांधार शैली का बहुत प्रचार प्रसार किया। यानी गांधार शैली का प्रसार सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिलता है किसने प्रारंभ किया तो वह सिकंदर के काल में शुरू हुआ। तो गांधार शैली का मुख्य रूप से इसने प्रचार प्रसार किया। दूसरा, भारत को एकता की भावना का परिचय इसने दिया। अर्थात इसने कहा कि आप जितने भारत में जो राजा हैं, जो छोटे छोटे वंश चल रहे थे, उन सभी छोटे छोटे यदि वंशों में आप अगर अलग अलग करके अगर आप अपनी सत्ता शासन संभालते हैं, चला रहे हैं, तो आपके ऊपर बहुत आसानी से आक्रमण किया जा सकता है। और यदि आप एक समूह में एकीकरण के रूप में यदि पूरी सत्ता को देखेंगे, पूरे क्षेत्र को संरक्षण में रखेंगे, देख रेख रखेंगे, तो आप पर आसानी से आक्रमण विदेशी नहीं कर पाएगा। तो यह भी एक सीख छोड़ करके भारत भी जाता है, यानी भारत को एकता की भावना का परिचय दे करके सिकंदर जाता है। उसके बाद में यूनान से संपर्क बढ़ा, यानी सिकंदर जब यहाँ से यूनान जाता है तो यूनान से सिकंदर के आने पर यूनान और भारत के मध्य में काफ़ी संबंध जो थे वह काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं और संपर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना बढ़ जाता है कि भारत का यूनान से व्यापार और वाणिज्यिक क्षेत्र के जो भी व्यापार थे वह सभी व्यापार यूनान से होने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो सिकंदर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह इस प्रकार से थे एक कहानी के रूप में। अब जो अगला वीडियो आएगा वह आएगा मौर्य काल में अशोक के शिलालेखों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। तो उन सभी वीडियो को आप लगातार देखते रहें। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। यह पसंद आए तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें, क्योंकि यहाँ पर आपका इसी प्रकार लगातार सिलेबस चलता रहेगा, टॉपिक बाय टॉपिक एक कहानी के रूप में। सभी को जय हिंद, नमस्कार।